हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग थर्ड। पहले स्वाति का इंटरव्यू होता है। 10 मिनट उसका इंटरव्यू होने के बाद कमरे से बाहर आ जाती है। इसके तुरंत बाद चित्रा का नंबर आ जाता है। चित्रा कमरे के अंदर प्रवेश करती है। सामने कुल 5 लोग बैठे होते हैं। उसमें एक महिला अधिकारी और 4 जेंट्स होते हैं। उन 4 लोगों में रंजीत भी एक था। रंजीत चित्रा की सुंदरता से प्रभावित हो जाता है। वहाँ चित्रा की फाइल पढ़कर सिर्फ उनका नाम और क्वालिफिकेशन पूछता है। चित्रा की आवाज़ भी सुरीली और मीठी थी। रंजीत उसे कल से ज्वाइन करने के लिए बोल देता है। वहाँ बैठे 4 लोग रंजीत का चेहरा देखते रहते हैं। चित्रा को तुरंत बाहर आते देखकर स्वाति को आश्चर्य होता है। वह कुछ पूछती है, उससे पहले चित्रा पूछ बैठती है, स्वाति कैसा रहा, तुम्हें क्या बोले? स्वाति सर हिलाकर बोलती है, कुछ नहीं, इंटरव्यू तो अच्छा था, बस इतना बोले कि आपको मेल से इन्फॉर्म कर देंगे। तेरा क्या हुआ? चित्रा उत्साहित होकर कहती है, स्वाति मुझसे वो मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पूछे, पर जानती हो कल से ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं। स्वाति सुनकर खुश हो जाती है। चित्रा को बधाई देते हुए कहती है, चलो यह तो खुशी की बात है, कम से कम मुंबई में तेरी जॉब तो कंफर्म हो गई। स्वाति को क्या मालूम था कि यह जॉब चित्रा को आज मिल रही है, उसके बदले में उसे भविष्य में कितनी कीमत चुकानी होगी। दोनों सहेलियां ऑफिस से निकलकर एक होटल में दोपहर का भोजन करके लौट आ जाती हैं। चित्रा स्वाति से कहती है, स्वाति मेरा जॉब तो कंफर्म हो गया, तो हम ऐसा करते हैं कि वर्ली में रहने के लिए रूम तलाश लेते हैं। 1-2 हफ्ते में इसी कंपनी में नहीं तो और कहीं भी तुम्हें भी जॉब मिल जाएगी। लॉज में रहना महंगा पड़ रहा है, रूम मिलते ही लॉज छोड़ देंगे। स्वाति सहमत होते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी। दोनों बिस्तर पर बैठकर मोबाइल में पेइंग गेस्ट सर्च करते हैं। 2-3 लोगों से फ़ोन में कांटेक्ट करने के बाद पटेल कॉलोनी वर्ली में वर्मा निवास मिल जाता है। वो दोनों शाम को ही जाकर रूम देख आती है। वर्मा निवास 3 मंजिली मकान था। फर्स्ट फ्लोर में कमरा खाली था। वर्मा जी 50 साल की उम्र में मिलिट्री से रिटायर हो गए थे। फैमिली में वर्मा जी की बूढ़ी माँ, पत्नी और 16 साल की बेटी रहती थी। बेटी 12th क्लास में पढ़ती थी। उनके मकान में जॉब करने वाले 4 और लड़कियां पेइंग गेस्ट बनकर रहती थी। मिसेज वर्मा स्वाति और चित्रा को कमरा दिखाती है। मिसेज वर्मा रूम का लॉक खोलकर दरवाज़ा ओपन करके बताती है, मिसेज वर्मा ये छोटा सा स्पेस सामने का है, इसमें अपने जूते, सैंडल और चप्पल 2 रैंक में रख सकते हैं, कहती हुई आगे बढ़ती है। यह कमरा 11 बाई 13 साइज़ का बड़ा हवादार बेडरूम है। इसमें डबल बेड पलंग सजा हुआ है, दोनों लड़कियों के लिए काफ़ी है। साथ में अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम और पीछे 3 बाई 6 का बालकनी है। इस कमरे में आने जाने के लिए अंदर हॉल से भी सीढ़ियाँ बनी हुई थी और बाहर मेन गेट के बाजू से भी सीधा फर्स्ट फ्लोर में कमरे में आने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। अगर रात में कभी आना हो तो हमें डिस्टर्ब किए बिना बाहर की सीढ़ी से सीधे अपने कमरे में आ सकती हो। सभी लोगों के लिए तीनों समय नाश्ता, लंच और डिनर की व्यवस्था रहेगी। अगर काम पर जाना हो तो लंच सुबह ही टिफ़िन में पैक करके मिल जाएगा। हमारे यहाँ खाने बनाने के लिए 2 फीमेल सर्वेंट हमने रखे हैं। खाने पीने में कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकती है। चित्रा और स्वाति मिसेज वर्मा को सुनती रहती है। उन्हें वर्मा निवास और कमरा उनकी फैमिली पसंद आ जाती है। यहाँ का किराया, खाना पीना, रहने का 6000 रुपये महीने प्रत्येक का था। दोनों सहमत हो जाती हैं और दूसरे दिन सुबह से ही लॉज छोड़कर वर्मा निवास में रहने आ जाती है। स्वाति को भी 1 हफ्ते बाद नोकिया सेल्स एजेंसी में जॉब लग जाती है। तब से दोनों सहेलियां वर्मा निवास में साथ में ही रहती हैं। स्वाति नोकिया में और चित्रा लोखंडे में। रंजीत शुरू में चित्रा के नज़दीक आने की खूब कोशिश किया, पर उसकी दाल चित्रा के सामने नहीं गली। पूरे 3 महीने कोशिश करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला, तो रंजीत चित्रा के ऊपर प्रेम का जाल फेंका, जिसमें चित्रा फंस गई। उस दिन चित्रा समय पर ऑफिस आ गई थी। चित्रा को आज अपनी टीम के साथ साइंस कॉलेज परेल मुंबई में अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन देने के लिए जाना था। तभी ऑफिस का अटेंडेंट चित्रा के पास आकर खबर देता है, चित्रा मैम, रंजीत साहब आपको बुला रहे हैं। चित्रा उठकर रंजीत के चैम्बर में चली जाती है। रंजीत कमरे में अकेला बैठा होता है। रंजीत चित्रा की आंखों में आंखें डालकर कहता है, चित्रा पिछले 3 महीने से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। कई बार मैं तुम्हारे नज़दीक आने का सोचा और तुमने मुझे दूरी बना कर रखी। तुम और लड़के जैसी नहीं हो। तुम में लालच या स्वार्थ भावना नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होती तो कब का मेरे करीब आ जाती।
तुम्हारी यही अदा ने मुझे घायल कर दिया, मुझे दीवाना बना दिया। चित्रा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। चित्रा रंजीत की बातों को सुनकर आंखें फाड़ती हुई उसे देखती रह जाती है कि रंजीत क्या कह रहा है। रंजीत कहता है, मैंने तुमसे शादी करने का निर्णय ले लिया है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम 2-4 दिन सोच कर बता सकती हो। रंजीत के अचानक दिए इस प्रस्ताव से चित्रा घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि क्या कहा जाए। चित्रा रंजीत से कहती है, रंजीत जी, मैं आपको बहुत सम्मान करती हूँ, आप मेरे बॉस हो, मेरे मन में कभी भी इस संबंध में कोई विचार नहीं आया, कभी आपके प्रति इस प्रकार की भावना नहीं आई। मैं आपके प्रस्ताव के बारे में विचार करके बताऊंगी, अभी मुझे अपनी टीम के साथ परेड निकलना था, कहकर चित्रा कमरे से निकल जाती है। रंजीत को चित्रा से इस प्रकार के जवाब की उम्मीद नहीं थी, फिर भी रंजीत हिम्मत नहीं हारता। वह चित्रा को किसी भी हाल में पाना चाहता था और उसकी कोशिश रंग लाती है। रंजीत सुंदर और स्मार्ट था, ऊपर से लोखंडे एंटरप्राइजेस का मालिक। चित्रा 3-4 दिन बाद रंजीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। तब से रंजीत और चित्रा के बीच प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। रंजीत इस दौरान चित्रा पर मेहरबान रहता है, उसे 6 महीने में जूनियर सेल्स मैनेजर से सीनियर सेल्स मैनेजर बना देता है। दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। रंजीत शादी करने का झांसा देकर उसका शोषण करना शुरू कर देता है और फिर चित्रा प्रेग्नेंट हो जाती है। स्वाति को रंजीत और चित्रा के अफेयर के बारे में एक एक बात मालूम थी। स्वाति उसे हमेशा सतर्क रहने को कहती थी, पर जवानी कंट्रोल में कहाँ रहती है। चित्रा ने अभी तक स्वाति को अपनी प्रेगनेंसी की बात नहीं बतलाई थी, क्योंकि स्वाति को पता चलेगा तो वो उल्टा चित्रा को ही गलत साबित करेगी। और सही बात भी थी, चित्रा को रंजीत पर विश्वास नहीं करना था। यही सही बातें याद करके चित्रा बहुत देर तक रोती रहती है। आज उसे पश्चाताप हो रहा था, उसने जॉब के लिए मुंबई क्यों आई, और आई भी तो रंजीत से प्यार करने की गलती क्यों की। यही सोचकर चित्रा को नींद आ जाती है और वह सो जाती है। उधर रंजीत ऑफिस जाने के लिए लक्ष्मी अपार्टमेंट के कमरे से निकलकर लिफ्ट से नीचे उतरता रहता है। तभी उसका मोबाइल बजता है। रंजीत स्क्रीन पर देखता है, स्क्रीन पर सेक्रेटरी कॉलिंग लिखा दिखाई देता है। रंजीत फ़ोन पिक कर लेता है। रंजीत, हाँ बोलो संध्या। दूसरी तरफ ऑफिस से रंजीत की सेक्रेटरी संध्या घबराते हुए बोलती है, सर आप कहाँ हैं, जल्दी ऑफिस पहुँचिए, प्रियंका ने ऑफिस की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी है। संध्या की बात सुनकर रंजीत के होश उड़ जाते हैं। वह कहता है, संध्या पुलिस को खबर मत करना, मेरे आने के बाद स्थिति देखकर मैं पुलिस को बुलाऊंगा। सेक्रेटरी संध्या कहती है, सर डायरेक्टर सर ने तो पुलिस को फ़ोन कर दिया है, पुलिस पहुंचती होगी। रंजीत परेशान होकर कहता है, अरे यार इट्स टू मच यार, पापा को हमेशा जल्दी रहती है, खैर मैं पहुंच रहा हूँ। रंजीत फ़ोन रख देता और नीचे पार्किंग में रखी BMW कार में जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। रंजीत सोचता है, एक तरफ चित्रा परेशानी जो प्रेग्नेंट हो चुकी है वो शादी के लिए दबाव डाल रही है, दूसरी तरफ संगीता का लफड़ा, उसे वीडियो चाहिए। खैर संगीता से फ़िलहाल परेशानी नहीं है, पर अभी प्रियंका का सुसाइड करना। रंजीत के मन में प्रियंका को लेकर सिर्फ एक ही डर था कि कहीं उसने कोई सुसाइड नोट तो लिखकर नहीं छोड़ दिया। अगर ऐसा हुआ तो उसका जेल जाना तय था। रंजीत कार स्टार्ट करके अपार्टमेंट के गेट से बाहर निकलता हुआ अपने मन में कहता है, साला सब परेशानी एक साथ आ गई, चलो देखते हैं, कर्म किए हैं तो भुगतना तो पड़ेगा। प्रियंका लोखंडे एंटरप्राइजेस की पैकिंग विंग में सुपरवाइजर की पोस्ट पर काम करती थी। उसके अंडर में 8 महिला और 3 पुरुष कर्मी मटेरियल पैकिंग का काम करते थे। जो भी ऑर्डर आता था उसे प्रियंका ऑर्डर के अनुसार सामान पैक कराती थी। पिछले 3 साल से यही जॉब कर रही थी। 25 वर्ष से प्रियंका सिंधे कोल्हापुर के रहने वाली थी। लोखंडे एंटरप्राइज में जॉब लगने के बाद प्रियंका कोल्हापुर से मुंबई अपनी मां के साथ आ गई थी। पिता गांव में किसानी का काम देखते थे। छोटा भाई अपनी बहन प्रियंका के जॉब में लगे जाने के बाद आगे की पढ़ाई मुंबई में करने के लिए आ गया था। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों ये था अय्याज जिस्म का भाग 3। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना